अलजेब्रा पढ़ेंगे। अलजेब्रा का हमने बेसिक पढ़ लिया था, पर हम देख सकते हैं कि अब जीरो से एक एक चीज़ अपन अच्छे से पढ़ेंगे अलजेब्रा की, क्योंकि पहले हमने क्या किया था, ऊपर ऊपर से पढ़ लिया, ठीक है। अभी क्या है, जीरो से पढ़ेंगे, एक एक डेफिनेशन, एक एक चीज़, उसमें क्या क्या चल रहा है, ठीक है, क्या क्या एग्जाम्पल है, उसे एक एक चीज़ का बेसिक का डेफिनेशन का एग्जाम्पल, वो सारी चीज़ें इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। वही सेम चीज़ बेसिक है अलजेब्रा। अलजेब्रा अलजेब्रा में बेसिक टॉपिक्स क्या है, पहला आता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। और फिर उसके बाद आता है, इसी में सब टॉपिक्स क्या क्या है, टर्म्स आ गई, उसके बाद टर्म्स के बाद क्या आ गई, कॉफिशिएंट आ गए, कॉफिशिएंट्स आ गए, और इसमें क्या है, वेरिएबल्स आ गए, वेरिएबल्स आ गए। अब क्या करेंगे, पहले तो हमने सारा कुछ पढ़ लिया था ना, बट अब क्या करेंगे, एक एक चीज़ का पढ़ेंगे, टर्म्स होती क्या है, उसका डेफिनेशन देखेंगे, उसके एग्जाम्पल देखेंगे, उसको कैसे यूज़ किया जा सकता है, क्यों यूज़ करना है, कहाँ यूज़ करना है, वो सारा देखेंगे अपन, ठीक है ना। ऐसे एक एक चीज़ पढ़ेंगे अपन, सारी चीज़ पढ़ेंगे अपन, ठीक है, बात समझ में आ गई, ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो टर्म्स पढ़ते हैं पहले। चलो पहला टॉपिक है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का टर्म्स। टर्म्स क्या होती है भाई, टर्म्स वो चीज होती है जिसको हम कांस्टेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेरिएबल के फॉर्म में लिख सकते हैं, या इन दोनों के कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों के कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं, बात समझ में आएगी। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, टर्म्स बोलते हैं। टर्म्स क्या है, ए टर्म क्या है, ए टर्म इज ए single mathematical expressions that can be like समझ में आ गया कैसे। टर्म क्या है, मैं आपको भी बताया था, टर्म एक सिंगल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, मतलब कैसे, वो कांस्टेंट हो सकती है, कांस्टेंट एक सिंगल हो सकती है, जैसे एग्जांपल 5 हो गया, 5 कांस्टेंट मान लो, ठीक है, कांस्टेंट सिंगल हो सकती है, ऐसे टर्म हो सकती है, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है, वेरिएबल हो सकता है, ओनली वेरिएबल मान लो x है, ठीक है, ऐसे ये एक टर्म हो गई, ये वन टर्म हो गई, ये भी वन टर्म है, ये भी वन टर्म है, ये कॉम्बिनेशन हो सकता है। टर्म की कॉम्बिनेशन तो क्या क्या हो सकते हैं, या तो वो कांस्टेंट हो सकता है अकेला सिंगल, उसको वन टर्म बोल दिया, और या फिर वो वेरिएबल हो सकता है अकेला सिंगल, वन टर्म बोल दिया, या इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है, कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल, भाई दोनों कॉम्बिनेशन हो सकता है 5x। मल्टीपल में कुछ भी हम लगाते जाएं तो वो एक ही टर्म बनेगी, कितनी बनेगी, वन टर्म। तो ये क्या बनी भाई, ओनली वन टर्म ही बनी, क्या बनी, ओनली वन टर्म ही बनी या बनी, देख लो आप, समझ में आ गया तो दिक्कत। अब जैसे एग्जांपल एक और ले लेते हैं इस टर्म का एग्जांपल क्या होगा, सिंगल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है ना, तो एग्जांपल क्या लूंगा मैं, एग्जांपल मैं लूंगा जैसे मान लो x y 2 z 8 9। अब जैसे क्या है, सारे के सारे मल्टीपल में हैं, कौन कौन से इसमें, कांस्टेंट भी है, वेरिएबल भी है, कांस्टेंट भी है, वेरिएबल भी है, सब है। तो मतलब क्या होगा, ये सारे जब एक कॉम्बिनेशन में आ जाए मल्टीपल में, तो इसको क्या बोलते हैं, वन टर्म बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वन टर्म।
पहले वाले में क्या किया था, सीधा डायरेक्ट ऐसे कर लिया था हमने। अब क्या किया हमने, जीरो से एक डेफिनेशन देखिए, टर्म होता क्या है, एक सिंगल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कांस्टेंट के फॉर्म में भी और वेरिएबल के फॉर्म में भी और दोनों के कॉम्बिनेशन के फॉर्म में भी। और कांस्टेंट है उसको लगातार वैसे भी लिख लो, ऐसे 6 7 8 9, ये भी एक कॉम्बिनेशन है पूरा एक कांस्टेंट का, ये भी एक x y z a b c d, ये भी एक पूरा कॉम्बिनेशन है। और इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी एक पूरा सिंगल टर्म्स है। क्या है, सिंगल टर्म, वन टर्म वन टर्म वन टर्म। मल्टीपल में एक ही वन टर्म ही बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, वन टर्म ही बोला जाएगा। समझ में आएगा, ये सारी चीजें होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो, अब टर्म जो है आगे दो टाइप के टर्म्स, तीन टाइप के टर्म्स हो सकते हैं। वो कैसे होंगे, अगर एक्सप्रेशन किसके साथ हो, विद एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के साथ हो। अगर एक्सप्रेशंस किसके साथ हो भाई, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के साथ हो। अगर एक्सप्रेशंस आपका एडिशन और सब्ट्रैक्शन के साथ हो तो हम उसको क्या बोलेंगे, एक से ज्यादा टर्म्स बोलेंगे। और जितनी होंगी उतनी बोलेंगे। देखो कैसे, एग्जांपल जैसे 5 प्लस एक्स, 5 कांस्टेंट है, x भी वेरिएबल है, तो बीच में क्या आ गया भाई, एडिशन आ गया। या तो एडिशन आ जाए या फिर क्या आ जाए, इस एक्सप्रेशन में क्या आ जाए बेटा, सब्ट्रैक्शन आ जाए। क्या आ जाए, सब्ट्रैक्शन आ जाए। कैसे, एग्जांपल देखो, 6 माइनस y, ये फर्स्ट कांस्टेंट, ये वेरिएबल, बीच में क्या आ गया, सब्ट्रैक्शन। क्या आ गया, सब्ट्रैक्शन आ गया नहीं आ गया। अब अगर ये एडिशन या सब्ट्रैक्शन आ जाए तो जितने एडिशन के बगल में टर्म होंगी उतनी टर्म गिनी जाएगी। देखो एडिशन के बगल में कितने टर्म है, एडिशन के बगल में ये 5 है, इसको बोला वन टर्म, इसको भी बोला वन टर्म। तो दोनों जुड़ के 1 प्लस 1 कितने हो गए टोटल, 2 टर्म, 2 टर्म्स हो गई। ठीक है, इधर देखो वन टर्म, वन टर्म, दोनों मिलकर क्या हो गए भाई, 2 टर्म्स। ऐसे समझ में आएगा, ये चीज आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ऐसे करना है। अब समझ में आएगी। दूसरा कंडीशन समझ में आया। दूसरा कंडीशन टर्म्स का, पहले सिंगल टर्म्स था, अब दूसरा है मोर देन सिंगल टर्म। सिंगल टर्म्स क्यों भाई, एक से ज्यादा टर्म्स कब होंगे, जब बीच में क्या आ जाए उनके, एडिशन या सब्ट्रैक्शन आ जाए। बस समझ में आई। ठीक है, अब देखो और क्या एक्सप्रेशंस बन सकते हैं बताइए। जो जो एक्सप्रेशन बने सारे करेंगे फिर। क्या करें सर, देखो ध्यान से, मान लो 4x प्लस 5 प्लस 8y x, ये ऐसे मान लो, ऐसे नहीं जैसे मान लो। कितने टर्म्स है भाई, 1 2 3, 1 2 3, 3 टर्म्स है, 3 टर्म्स है। वेरिएबल कितना है, x है और y है। कांस्टेंट 4, 5, 8, यही है कांस्टेंट्स। ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए, ढूंढना आना चाहिए, वैसे बता रहा हूं, यानी काम देगा। समझ आया? ठीक है, फिर उसके बाद
टर्म्स क्यों इम्पोर्टेंट है? टर्म्स क्यों पढ़ रहे हैं भाई? किस लिए पढ़ रहे हैं? क्यों इम्पोर्टेंट? टर्म्स इसलिए इम्पोर्टेंट है, वाई टर्म्स आर इम्पोर्टेंट। टर्म्स इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे हम मैथमेटिकली एक्सप्रेशंस कर सकते हैं और इक्वेशंस लिख सकते हैं इसके हेल्प से, और फैक्टर पता कर सकते हैं और पॉलिनोमियल को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, फंक्शन एंड फॉर्मूलाज लिख सकते हैं। मतलब इस टर्म्स की हेल्प से हम क्या क्या कर सकते हैं, क्यों इंपॉर्टेंट? एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, इक्वेशन लिख सकते हैं, मैथमेटिकली इक्वेशंस लिख सकते हैं, उसको सॉल्व कर सकते हैं, फैक्टर्स निकाल सकते हैं और फॉर्मूलाज लिख सकते हैं, ये सारी चीजें। ठीक है, समझ में आएंगे? हाँ, फॉर्मूलाज लिख सकते हैं। उसके बाद देखो ध्यान से, टर्म्स क्यों इंपॉर्टेंट पता चला? टर्म्स क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि उसकी हेल्प से हम ये क्यों करना है? क्योंकि बिना मैथमेटिकली इक्वेशन के एक कपड़ा भी नहीं बन सकता है। ये कपड़ा जो बना है पूरे मैथमेटिकल इक्वेशन से बना है। हर एक मैथमेटिक्स साइंस इसमें सब लगा है अच्छे से। बिना एंगल के, बिना मैथमेटिक्स के ये चीजें बन ही नहीं सकती, इसलिए बता रहा हूँ। मैथमेटिक्स के बिना हम कपड़े वगैरह जो भी आसपास के मटेरियल्स हैं वो सब देखते हैं, वो बिना मैथमेटिक्स के हो ही नहीं सकता, इसलिए हम पढ़ते हैं। हाँ, विशेषता क्या है टर्म्स की? कहाँ विशेषता है? विशेषता क्या है? ये कहाँ यूज होता है, इसकी क्या विशेषता है? इसकी विशेषता बताओ, टर्म्स की कैरेक्टरिस्टिक्स की विशेषता बताओ। सॉरी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टर्म्स की विशेषता बताओ। टर्म्स क्या क्या करेगा भाई? टर्म्स आपको देखो, कोफिशिएंट का पार्ट बनेगा। कोफिशिएंट क्या होता है भाई? नंबर पार्ट होता है या नहीं होता? नंबर पार्ट, जैसे 8x 9x, तो x वेरिएबल है, इसका कोफिशिएंट 8 है, 9 है। ये 8 और 9 कांस्टेंट है, ये दोनों के दोनों क्या बन गए? कोफिशिएंट बन गए। क्या बन गए? कोफिशिएंट बन गए। बताऊंगा आगे, आएगा एक नया टॉपिक पूरा कोफिशिएंट। फिर उसके बाद वेरिएबल में क्या है? लेटर पार्ट है। कैसे? देखो दैट 8x 9y, ये x और y क्या हो गए? वेरिएबल हो गए, लेटर पार्ट हो गए। लेटर पार्ट यहाँ पे इसका यूज होगा। हो रहा है नहीं हो रहा? हो रहा है। एक टर्म ही तो है वो सिंगल। एक्सपोनेंट भी यूज होगा भाई, एक्सपोनेंट में भी टर्म का यूज होता है। कैसे? देखो ध्यान से, पावर ऑफ द वेरिएबल के लिए जो पावर है, कैसे? 2 की पावर x, x क्या आ गया? एक्सपोनेंट। 2 क्या है? बेस, तो x क्या आ गया? वेरिएबल। ठीक है, और एग्जांपल ऐसा भी हो सकता है कि वेरिएबल की पावर 2 हो, ये भी तो है। और ज्यादातर ये यूज होगा, x की पावर 3 ये, x की पावर 4 ये सिंगल वेरिएबल हो गए। और सिंगल वेरिएबल सिंगल टर्म्स क्यों? किस फॉर्म में? पावर के फॉर्म में, एक्सपोनेंट के फॉर्म में। बात समझ में आ रही है? ये इसमें, ठीक है, ऐसे ध्यान से देखो। ये कोई दिक्कत है इसमें? भी क्या है? बेस है, बेस की पावर 4 है, ये पावर के फॉर्म में आ गया। पावर के फॉर्म में क्या आ गया? एक सिंगल टर्म्स आ गया।
अगर डबल टर्म्स होता तो ऐसे होता, ये सिंगल 1, ये 2, ये सिंगल टर्म, ये 1 1, मतलब 2 टर्म्स हो गए। अब ट्रिपल टर्म्स होता तो ऐसे होता, x स्क्वायर x क्यूब x क्यूब। समझ में आ रहा है? ऐसे ये क्या कहलाता है? एक्सपोनेंट कहलाता है। एक्सपोनेंट में भी टर्म्स का यूज होता है। बात समझ में आ गई? ठीक है, चलो आगे। टर्म्स टॉपिक्स पूरा हो गया है। अब हम बात करेंगे आगे कोफिशिएंट की। किसकी बात करेंगे? कोफिशिएंट की। शुरू से एकदम से। कोफिशिएंट क्या होता है भाई? कोफिशिएंट मतलब उसका वो पार्ट जो कांस्टेंट हो, ऐसा पार्ट जो कांस्टेंट हो, वेरिएबल के साथ ऐसा पार्ट जो कांस्टेंट हो, उसी को हम क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट बोलते हैं। नंबर पार्ट को ही क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट बोलते हैं। किसके साथ हो? वेरिएबल के साथ हो। वो मल्टीपल में हो वेरिएबल, या फिर प्लस में, नहीं, वेरिएबल मल्टीपल में हो तो ही आपका कांस्टेंट पार्ट क्या कहलाता है? कोफिशिएंट कहलाता है। देखते हैं कोफिशिएंट क्या है, ध्यान से समझना। ए कोफिशिएंट डेफिनेशन क्या होगी? ए कोफिशिएंट, कोफिशिएंट किसका पार्ट है? कोफिशिएंट क्या हो सकता है? कोफिशिएंट एक नंबर पार्ट हो सकता है। क्या हो सकता है बेटा? नंबर पार्ट होता है। नंबर पार्ट हो सकता है किसके साथ? वेरिएबल के साथ। वेरिएबल के साथ ये क्या होगा? नंबर पार्ट होगा। क्या होगा? नंबर पार्ट होगा। कैसे होगा नंबर पार्ट? कोई एक वेरिएबल होगा, उसके साथ नंबर पार्ट होगा, वो वेरिएबल और नंबर पार्ट दोनों मल्टीपल में होने चाहिए, तभी ये हो सकता है। देखो कैसे? एन कोफिशिएंट is the number part is the number that multiplies a variable in a term। अब देखो टर्म क्या होती थी? मैंने आपको बताया था 5x। सिंगल टर्म्स ही होती थी, मल्टीपल। अब इस वेरिएबल के बगल में कौन है? भी 5 है, तो 5 क्या हो गया? मेरा कोफिशिएंट हो गया। क्या हो गया बेटा? कोफिशिएंट। बात समझ में आई? 5 मेरा क्या होगा? कोफिशिएंट होगा। बात समझ में आ रही? बात समझ में आ रही? ठीक है। अब देखो x एक सिंगल टर्म, अब इसमें कुछ नहीं दिख रहा है, तो 1 इनविजिबल जो हमें दिख ही नहीं रहा है, इनविजिबल कोफिशिएंट होगा, 1 कोफिशिएंट होगा। ठीक है, समझ में आ गया? और एग्जांपल जैसे 6xy, दो वेरिएबल है, दोनों वेरिएबल के बगल में कांस्टेंट कौन है? 6, तो 6 कोफिशिएंट हो गया। 6 आपका क्या होगा? कोफिशिएंट हो गया। बस समझ में? अब देखो अब ऐसे, तो क्या होगा भाई? दो टर्म्स आ गई ना। पहली टर्म का कोफिशिएंट वेरिएबल के साथ कितना होगा? 9। दूसरी टर्म्स का कोफिशिएंट वेरिएबल के साथ कितना होगा? 2 होगा या नहीं होगा? ये समझ में आ गया बेटा? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये सारी चीजें। उसके बाद देखिए ठीक है, कोफिशिएंट क्यों इंपॉर्टेंट है? क्यों इंपॉर्टेंट है? क्यों पढ़ते हैं भाई? क्या यूज है? वही टर्म्स लिखेंगे तो उसमें कोफिशिएंट जरूर आएगा। क्यों आएगा? वेरिएबल आएगा और कांस्टेंट आएगा, तो वेरिएबल के साथ कांस्टेंट तो जरूर आएगा मल्टीपल में।
और कांस्टेंट जरूर आएगा मल्टीपल में, तो कांस्टेंट ही किसके लिए यूज होता है, कोफिशिएंट के लिए यूज होता है। तो जहां टर्म्स यूज होगी वहीं कोफिशिएंट यूज होगा, और जहां टर्म्स कहाँ यूज होती है, टर्म्स कहाँ यूज होती है, मतलब एक्सप्रेशन मैथमेटिकल इक्वेशन सॉल्व करने के लिए, और कपड़ा बनाते हैं तो वहाँ पे मैथमेटिकल इक्वेशन जरूर सॉल्व होती है। तो मतलब समझ रहे हो, हर जगह कोई मटेरियल बनाते हैं तो वहाँ पे मैथमेटिकल इक्वेशन जरूर सॉल्व होती है। तो आप समझ लो, जहाँ टर्म्स सॉल्व हो रही है, जहाँ टर्म्स लिखी जा रही है, तो वहाँ पे पक्का कोफिशिएंट यूज होगा ही। तो मतलब जहाँ जहाँ टर्म्स यूज होगी वहाँ कोफिशिएंट यूज होगा। कोफिशिएंट कहाँ यूज होगा, वही कपड़ा बनाने में और मटेरियल बनाने में भी यूज होता है। क्यों कोफिशिएंट है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी, और व्हाई इंपॉर्टेंट क्यों है भाई, इंपॉर्टेंट क्यों है, कोफिशिएंट क्यों यूज होता है, इंपॉर्टेंट, व्हाई आर कोफिशिएंट इंपॉर्टेंट, व्हाई आर कोफिशिएंट इंपॉर्टेंट, कोफिशिएंट आर इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट क्यों है भाई इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये हाउ मेनी टाइम्स, कितना मेनी टाइम्स होगा टर्म्स का वो बताता है, हाउ मेनी टाइम्स कितना बड़ा टाइम्स होगा वो बताता है, और सॉल्व फॉर अननोन, सॉल्व फॉर अननोन, अननोन वेरिएबल्स को सॉल्व करने के लिए मदद करता है, सॉल्व फॉर अननोन। दूसरा, सॉल्व फॉर अननोन, स्लॉप और शेप, स्लॉप फाइंड आउट करने के लिए और शेप फाइंड आउट करने के लिए। स्लॉप माने जैसे tan थीटा हो गया, पढ़ेंगे पर tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यहाँ से एंगल निकालेंगे तो हम यूज करते हैं स्लॉप। स्लॉप जैसे मतलब इस टाइप का हम आगे पढ़ेंगे इसमें, स्लॉप यहाँ से जा रही है, ये एंगल थीटा, ये एंगल ये वाला परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये डिस्टेंस इंटरसेप्ट y बराबर mx प्लस c, ये वाला, ये सारा पढ़ेंगे अपन, टेंशन मतलब पढ़ेंगे इसमें कैसे करना है, ठीक है। शेप क्या होगी, शेप बताता है, इससे शेप पता चल जाती है कैसे, पैराबोला जैसे y बराबर क्या है, y बराबर क्या है, y बराबर, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, x स्क्वायर बराबर 4ay, 4ay, y स्क्वायर बराबर 4ax है, ये पैराबोला है, तो पैराबोला है ऐसे, पैराबोला आ रहा है, ठीक है, ये और एक ऐसे पैराबोला आ रहा है, ये इसके लिए x स्क्वायर इक्वल टू 4y, y स्क्वायर इक्वल टू 4x इसके लिए, तो ये पैराबोला हम शेप पढ़ेंगे, ये सब बताएगा, शेप बता रहा है ना, देखो कोएफिशिएंट है इसके अंदर 4, इसके अंदर भी 4 कोएफिशिएंट, तो शेप बता रहा है ना, तो शेप बता रहा है, शेप भी बताता है, इतनी सारी चीजें बताता है, यहाँ यूज होता है भाई, आगे ऐसे यूज होगा, तब आप जाके कपड़े बनते हैं ऐसे गोल गोल, ये देखो गोल गोल ऐसे, ये एंगल किस एंगल से कटा है, ये सारा इसमें मैथमेटिकल सारा यूज होगा, इसमें कैसे यूज होगा देखो, मैं ये सारी चीजें, ठीक है। अब आगे चलते हैं, टॉपिक्स आता है वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल वही होता है, ध्यान से समझना, वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है बताइए, वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल all letters are represented in the form of expressions, in the form of terms, in the form of equations, in the form of factors, in the form of any other equations is called a variable। समझ में कैसे, variable is a symbol, variable क्या है, symbol है भाई, a variable is symbol, symbol है, कैसे symbol है बेटा, usually हमेशा a letter, यूजुअली है लेटर, हमेशा लेटर के फॉर्म में यूज होता है, समझ में आया कैसे यूज होता है, ध्यान से समझो। जैसे एग्जांपल है, अब देखो एग्जांपल कैसे,
पहले तो टर्म से स्टार्ट करते हैं, सिंगल टर्म्स। तो इसमें वेरिएबल क्या है, x है या नहीं, ये x वेरिएबल, ये तो आपका कोफिशिएंट हो गया और पूरा एक टर्म हो गई। अगर 3x + 5 लिख दिया तो इसमें भी एक ही वेरिएबल है, x प्लस वेरिएबल। अगर y + 2 लिख दिया तो इसमें ही एक वेरिएबल है, y वेरिएबल है, ठीक है। तो ये सारे वेरिएबल यूज होते हैं। जैसे y बराबर अगर मैंने लिख दिया mx + c, सिंगल इक्वेशन है स्लॉप की, y है, m है, x है, c है, तो कितने हो गए, 4, y, m, x, c, ये चारों वेरिएबल हो गए, समझ में। और अगर मान लो 2a + 3b है तो इसमें कितने हो गए भाई, b हो गया, a हो गया, a, b, ये तुम्हारे वेरिएबल हो गए, ये तुम्हारे वेरिएबल हो गए, वेरिएबल्स, समझ में आया। सारी चीजें के फॉर्म में वेरिएबल्स यूज होते हैं। टर्म्स हो तो भी वेरिएबल यूज होंगे, ऑफ और एक्सप्रेशन हो तो भी वेरिएबल यूज होंगे, एक से ज्यादा टर्म्स हो तो भी वेरिएबल यूज होंगे, इक्वेशन हो तो भी वेरिएबल यूज होंगे। बिना वेरिएबल के तो इक्वेशन होगी नहीं, सॉल्व ही नहीं कर सकते आप, कुछ नहीं कर सकते। कैसे सॉल्व करो, बिना वेरिएबल के कुछ सॉल्व होगी नहीं, बिना वेरिएबल के सॉल्व नहीं होगी इक्वेशंस, बिना कांस्टेंट के सॉल्व नहीं होगी इक्वेशन, बिना टर्म्स के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगी, बिना कोएफिशिएंट के नहीं होगी, बिना इक्वेशन फैक्टर इनके बिना कुछ इक्वेशन सॉल्व नहीं होगी। किसकी, ये अलजेब्रा इक्वेशन, अलजेब्रा एक्सप्रेशंस कभी भी इनके बिना सॉल्व नहीं हो सकता, वो अधूरा है। ये बेसिक टर्म्स है अलजेब्रा एक्सप्रेशंस की, ये बेसिक टर्म्स है, ठीक है। चलो, क्यों यूज होता है वेरिएबल्स, वही अननोन को रिप्रेजेंट करने के लिए, अननोन ही तो है, ये नोन तो है नहीं, अननोन को रिप्रेजेंट करने के लिए। कैसे, एग्जांपल दे दो। Why are variables, क्यों है वेरिएबल्स भाई, अननोन को रिप्रेजेंट करने के लिए, अननोन को रिप्रेजेंट अननोन्स, कैसे, x + 3 = 4, ये अननोन है, और अगर मान लो y = x + 2, ये दोनों अननोन है, अननोन वैल्यू तो नहीं निकाल सकते यहाँ से, कैसे निकालेंगे, एक इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, एक इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, कैसे निकालेंगे हम, नहीं निकाल सकते। तो ये अननोन है, अननोन को रिप्रेजेंट करता है, नॉन, ये नॉन ही नहीं, x और y हमें नहीं पता क्या है, जब x और y हमें पता नहीं है तो हमें नहीं पता, तो ये अननोन को रिप्रेजेंट करता है वेरिएबल। और जनरलाइज पैटर्न, जनरलाइज पैटर्न्स हैं भाई, जनरल पैटर्न कैसे है, देखो जैसे ईंटें होती हैं ऐसे पैटर्न के फॉर्म, वैसे इक्वेशंस होती हैं, y = x + 5, ये y आगे फिर x आ गया, पैटर्न x² + x + 3 = 0, ये भी एक पैटर्न है, पहले स्क्वायर फिर 1 डिग्री फिर कांस्टेंट, ऐसे x³ + x² + x + 5 = 0, ये भी एक पैटर्न है। देखो पहले डिग्री 3 वाला, फिर डिग्री 2 वाला, फिर डिग्री 1 वाला, मतलब x³ वाला, फिर x² वाला, फिर x⁻1 वाला, फिर वेरिएबल है ही, फिर कांस्टेंट वाला, ऐसे भी जनरलाइज पैटर्न यूज कर सकते हैं, ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है, ओके। और तीसरा कहाँ यूज होता है, मॉडल रियल, मॉडल रियल, मॉडल रियल वर्ड सिचुएशन में यूज होता है, वर्ड सिचुएशन में यूज होता है, सिचुएशन में यूज होता है, हो गया नहीं होगा, सिचुएशन में यूज, ये भी हटा दो भाई, सिचुएशन में यूज होता है, समझ में आएगी। ठीक है, ये बात समझ में आएगी। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें, ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए, ठीक है।
चले आगे। चलिए अब हम बात करेंगे कुछ टॉपिक्स आगे वाले टॉपिक से। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के सब टॉपिक्स आगे कौन से? पहले तो हम बात कर ली थी, टर्म्स पढ़ लिया था हमने, कोएफिशिएंट भी पढ़ लिया भाई, ठीक है। और क्या था? वेरिएबल्स भी पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे मोनोमियल्स। मोनोमियल्स क्या होंगे ये पढ़ेंगे। फिर बायनोमियल्स और ट्राइनोमियल्स क्या होंगे? बायनोमियल्स क्या होंगे बेटा? ट्राइनोमियल्स क्या होंगे? ये पढ़ेंगे हम एक एक चीज करके कि क्या क्या चीज है, ठीक है। ये सारी चीजें पढ़ेंगे हम, ठीक है। पढ़े चलो, चलिए। तो बायनोमियल, मोनोमियल और ट्राइनोमियल्स और पॉलिनोमियल्स। चलो आ जाओ। पहला हम पढ़ेंगे मोनोमियल्स। मोनोमियल्स मतलब देखो, मोनो मीन्स सिंगल, जिसमें सिंगल टर्म हो, ओनली वन टर्म, ओनली एक टर्म समझते हैं आप? सिंगल के फॉर्म में रिप्रेजेंट और मल्टीपल के फॉर्म में रिप्रेजेंट, जिसमें एक ही टर्म हो, सिंगल एक ही टर्म हो, उसको क्या बोलते हैं? मोनोमियल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोनोमियल्स बोलते हैं। तो मोनोमियल्स क्या है, डेफिनेशन क्या होगी इसकी? मोनोमियल ए सिंगल, monomial is an algebraic expression, algebraic expressions, algebraic मतलब देखो, algebraic algebraic expression is तो है with only one term, expression है with only, ऐसे नहीं आएगा, with only one term, एक टर्म की बात हो रही है ना, इसलिए expression only one term, और only one term है तो क्या होगा बेटा? देखो, कैन भी कैसे होगा? वो नंबर हो सकता है, कैन भी नंबर हो सकता है, वो एक टर्म नंबर हो सकती है, ओनली नंबर हो, जैसे 5, तो ये भी क्या हो गया? एक मोनोमियल्स हो गया। मैंने वो टर्म वाला ही है, टर्म जैसा ही है, सिंगल टर्म जैसा ही है। तो एक वेरिएबल हो सकता है, वहीं पे भी किया था हमने, सिंगल टर्म याद करो, ठीक है, लाइक। और दोनों चीज हो सकती है ना? कैसे? मोनोमियल्स में कैसे दोनों चीज होगी? इसमें कोई भी नो एडिशन, नो सब्ट्रैक्शन, ये होगा ही नहीं इसमें। ओनली मल्टीपल में ही आपके कांस्टेंट और वेरिएबल्स होंगे, उसी को हम क्या बोलेंगे? सिंगल टर्म्स बोलेंगे, जिसको हम बोलेंगे मोनोमियल्स। क्या बोलेंगे? मोनोमियल्स। कैसे? एग्जांपल और देख लो भाई, देख लो। मोनो मीन्स वन, जस्ट वन टर्म्स। एग्जांपल मैं दे रहा हूं, जैसे 3x कांस्टेंट वेरिएबल मल्टीपल में एक टर्म कहलाएगी, पूरी वन टर्म है तो ये मोनोमियल्स हो गया। मल्टीपल में कितना भी हो, वन टर्म मोनोमियल्स, वन टर्म मोनोमियल्स, ठीक है, वन टर्म मोनोमियल्स। बात समझ में आ रही है? ठीक। अब हम बात करेंगे बायनोमियल्स की। बाय मतलब टू, बायनोमियल्स, बाय मतलब टू। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा? जिसमें दो टर्म्स हों, किसके साथ?
एडिशन के साथ, सब्ट्रैक्शन के साथ। बताया था ना, दो टर्म्स कब हो सकती है, मैंने बताया था जब एडिशन हो सब्ट्रैक्शन हो तभी हो सकती है ना दो टर्म्स। तो देखो दो टर्म्स कैसे, बायनोमियल, बायनोमियल is an expression with two terms। दो टर्म्स के साथ होगा वो एक्सप्रेशन, किस टर्म्स के साथ होगा, दो टर्म्स के साथ होगा, टू टर्म्स के साथ होगा, और ज्वाइन होगा किसके साथ, ज्वाइंट होगा वो दोनों टर्म्स विद, ज्वाइंट विद एडिशन प्लस, एडिशन प्लस, एडिशन प्लस और माइनस सब्ट्रैक्शन, माइनस सब्ट्रैक्शन, माइनस सब्ट्रैक्शन। कैसे 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 कैसे, ऐसे एग्जाम्पल देखो, या तो प्लस या माइनस, x प्लस 3, पहला टर्म दूसरा टर्म, दोनों टर्म हो गए जुड़कर कितने हो गए, 1 और 1 2 टर्म्स हो गए ना, बताया था। ये दोनों टर्म्स ही प्लस के साथ हैं, एडिशन के साथ है, तो दोनों टर्म एडिशन के साथ है, तो इसलिए हम क्या बोल देंगे, मिनिमम हमारे मैक्सिमम हमारे पास दो टर्म्स है, हम क्या बोल देंगे, बायनोमियल। ठीक है, तो कैसे ये हो गया। फिर उसके बाद x प्लस 8, तो x वन टर्म, वन टर्म, 1 प्लस 1 2 टर्म्स। तो जिसमें दो टर्म्स हो एडिशन के साथ या सब्ट्रैक्शन के साथ, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, एडिशन के साथ सब्ट्रैक्शन के साथ, तो वो हम इसको क्या बोलेंगे, बायनोमियल्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बायनोमियल्स बोलेंगे। बायनोमियल्स, बाय मतलब 2 2 2 2 2 2 2 2 2, बस याद होना चाहिए। ओके, अब देखो ट्राइनोमियल्स, ट्राई माने 3, देखो क्या है, ट्राइनोमियल्स, ट्राई माने 3, 3 and 3, 3, ट्राई माने 3, ट्राई माने 3 होगा ट्राइनोमियल्स। तो एक से ज्यादा, दो, दो से ज्यादा, तीन टर्म्स होंगे, तीन टर्म्स में भी दो एडिशन दो सब्ट्रैक्शन यूज होंगे। कैसे, एग्जाम्पल अगर अपन देखें, x प्लस 3 प्लस y, तो कितने एडिशन, दो एडिशन के साथ कितनी टर्म्स, कितने टर्म्स राइट, कितने टर्म्स हो रही है, 1 2 3, 3 टर्म्स यूज हो रही है। तो 3 टर्म्स जहां यूज हो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्राइनोमियल्स बोलते हैं। जैसे एग्जांपल y प्लस 8 प्लस 2x प्लस सॉरी x यहाँ तक, तो ये कितना होगा, 3 टर्म्स, 1 2 3, समझ में आ गया, ये 3 टर्म्स हो गए। अब देखो पॉलिनोमियल्स, मोर देन 1 टर्म्स, एक से ज्यादा टर्म्स हो तो उसको पॉलिनोमियल्स ही बोलते हैं। देखो पॉलिनोमियल्स मोर देन 1 टर्म्स, एक से ज्यादा टर्म्स हो उसको क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल। कैसे, तो पॉलिनोमियल क्या हो सकता है, बाइनोमियल भी हो सकता है, हाँ हो सकता है, एक से ज्यादा टर्म वाला है ना, मोनोमियल तो नहीं होगा पॉलिनोमियल, एक से ज्यादा टर्म हो वही पॉलिनोमियल, तो बाइनोमियल हो सकता है, पॉलिनोमियल, ठीक है। और ट्राइनोमियल हो सकता है, हाँ हो सकता है, ये दोनों हो सकते हैं पॉलिनोमियल, समझे। तो कैसे, एग्जांपल, एग्जांपल क्या होगा, मोर देन 1 हो गया, मोर देन 1 टर्म्स कैन बी मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। मोनोमियल कैसे होगा, मोर देन 1 है ना, तो मोनोमियल तो हो गई। पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल वो होता है जिसमें एक से ज्यादा टर्म्स हो। हाँ ये कंडीशन हो रहा है, सॉरी मैं भूल गया था बताना, कि पॉलिनोमियल वो भी हो सकता है और 1 टर्म, जिसमें 1 टर्म हो ओनली या एक से ज्यादा टर्म्स हो, दोनों कंडीशन में एक साथ आएगी। पॉलिनोमियल वो चीज है
जिसमें या तो एक टर्म हो या फिर एक से ज्यादा टर्म। तो दोनों कंडीशन आ रही है, जिसमें दोनों कंडीशन आए वही पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में ये भी होगा बेटा, ध्यान रखना, सॉरी गलती हो गई। पॉलिनोमियल ये भी होगा जिसमें क्या होगा, एक या तो एक टर्म होगा, तो एक टर्म होगा तो वो मोनोमियल भी तो हो गया ना, मोनोमियल्स हो गया ना। देखो एक टर्म होगी तो वो मोनोमियल्स हो गया, और एक से ज्यादा टर्म्स होगी तो वो बाइनोमियल ट्राइनोमियल ये भी हो गया। तो जब बाइनोमियल ट्राइनोमियल है, एक से ज्यादा टर्म्स है, तो वो वन टर्म की भी कंडीशन दिखा रहा है पॉलिनोमियल की, तो वो मोनोमियल भी है। तो पॉलिनोमियल क्या हो सकता है, मोनोमियल भी हो सकता है, बाइनोमियल भी हो सकता है और ट्राइनोमियल भी हो सकता है, तीनों हो सकते हैं। समझे? ओके, तो एग्जांपल जैसे x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 2 इक्वल टू 0। 1 2 3 4 4 टर्म्स पॉलिनोमियल, खत्म। पावर के फॉर्म में भी आ सकता है, मैंने बताया था आपको, वेरिएबल। तो पावर के फॉर्म में एक टर्म को हम मानेंगे वन टर्म है, पावर ये भी वन टर्म, तो 1 + 1 2 3 ऐसे चलता रहेगा। तो वही चीज है, पावर के फॉर्म में भी हमने बताया था। ठीक है, तो ये सारी चीजें, बाकी अपन टॉपिक्स आगे भी हैं, चलता रहेगा। अलजेब्रिक चल चुका है, अलजेब्रिक चल चुका है, जब तक ये अलजेब्रिक पूरा खत्म नहीं होगा, एक पूरी बुक है पूरी अलजेब्रिक, जब तक पूरा खत्म नहीं होगा तब तक चलता जाए। ऐसे ही पढ़ेंगे, जीरो से एक एक चीज पढ़ेंगे, डेफिनेशन पढ़ेंगे, क्यों यूज होता है, कहाँ यूज होता है, क्या कारण है यूज होने का, ठीक है, ये सारा पढ़ेंगे। क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं वो सारा पढ़ेंगे। तो ये बैच स्टार्ट हो गया है, अब जो पढ़ना चाहे वो पढ़े, ठीक है, जबरदस्ती तो नहीं है, जबरदस्ती नहीं है, जिसको पढ़ना हो पढ़ ले, जिसको नहीं पढ़ना है वो मत पढ़े। इच्छा है तुम्हारी, पर मेरे हिसाब से पढ़ना चाहिए। अगर नहीं पढ़ोगे तो जिंदगी एक मिली है, मुक्त नहीं हो पाओगे अपने आप से। अपने आप से मुक्त होना है तो दोनों नॉलेज जरूरी है, बाहरी नॉलेज भी और अंदरूनी नॉलेज भी। आध्यात्मिक नॉलेज भी मैं बताता हूँ, अंदरूनी नॉलेज, बाहरी नॉलेज भी बता रहा हूँ। तो ये फ्री है यूट्यूब पे, तो पढ़ लो, ठीक है। और अगर जिसको घर आके पढ़ना है तो घर आके भी पढ़ सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, ये आप देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, पर घर आके पढ़ोगे तो वही है, फी लगेगी, घर आके तो फी लगेगी, सिंपल सी बात। और पर यूट्यूब पे ठीक है, फ्री है, चल लो चलो। क्योंकि अगर मुझे अच्छी चीज पहुंचानी है तो पैसे की जरूरत तो पड़ेगी, ठीक है, जरूरत तो पड़ेगी ना। तो अच्छी चीज पहुंचाने के लिए भी साधन की जरूरत पड़ती है नहीं पड़ती? हाँ, तो अच्छी चीज पहुंचा रहे हैं तो आप पढ़ना चाहो तो पढ़ लो, बढ़िया है। जितना पढ़ सकते हो, जितना अच्छा मुक्त होगे तो बढ़िया है, जितना आगे तक पहुंच पाएंगे हम, ठीक है। ये सारी चीजें, पढ़ाई करें, आगे बढ़े, जरूर पढ़ें, पढ़ते रहें, बस सीधी सी बात है। क्योंकि एक ही जिंदगी मिली है, इसी जिंदगी में आपको पढ़ना है, बाहरी नॉलेज भी, अंदरूनी नॉलेज, तभी आप मुक्त हो पाएंगे। हम पैदा ही कमियों के साथ होते हैं, तो कमियों को दूर करना होता है, इसलिए हमारा जन्म होता है। हमें आगे बढ़ना है, हम सारी चीजें करनी है सॉल्व, हमें पढ़ना है। पढ़ने के बिना कुछ नहीं हो सकता, बिना ज्ञान के आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ मुक्त हो ही नहीं सकते। तो मैं वैसे भी बताता हूँ, आगे अध्यात्म की वीडियो में बताऊँ ये सारी चीजें, आप तो छोड़ो, ठीक है।